जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा न्यूज में तो बना रहेगा किसी न किसी कारण से, क्योंकि विकसित देशों का इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो हथियारों की होड़ को लेकर के हो, चाहे पूरी दुनिया पर अपने आधिपत्य को लेकर के हो, चाहे आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सैन्य दृष्टि से। हर एक मामले में ये न्यूज में बना रहेगा। और एक एग्जाम्पल अगर लें तो 2022 से दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की आस लगाए बैठी है कि कब जो है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, किस मुद्दे पर शुरू हो जाए। जो यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, इसी से संबंधित है ये। और जिस सदस्यता ने यूक्रेन ने जिस संगठन की सदस्यता के लिए अप्लाई किया और उसके बाद इतनी चरम स्थिति हो गई कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, उसी संगठन का नाम है नाटो। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी संगठन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है नाटो। फुल फॉर्म क्या है इसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक। ये पहली बात तो एक सैन्य संगठन है। स्थापना इसकी 1949 में। आपको याद होगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की का ये प्रोडक्ट है। ठीक। 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा या वाशिंगटन सहमति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इसकी स्थापना की गई थी? तो इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, रूस के यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के विस्तार को रोकना। और रूस केवल एक देश से मत समझिएगा, ये एक विचारधारा भी है। किसकी? साम्यवाद की, समाजवाद की। और ये जो संगठन है ये किसका समर्थन करता है? पूंजीवाद का, समाजवाद के जस्ट अपोजिट। ठीक। तो रूस केवल एक देश की दृष्टि से नहीं, यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद मतलब एक विचारधारा की दृष्टि से भी आप समझिएगा कि उस विचारधारा को रोकना, प्रसार को रोकना। दूसरा, रूस, या यहाँ पर लिखिए सोवियत संघ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1990-91 में, तब जा करके बना रूस। सेकंड क्या है पर्पज? यूरोप यूरोप में सैन्य राष्ट्रवाद को रोकना। सैन्य राष्ट्रवाद वो है जो सेना के बल पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन थे? हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर कौन थे? जो जर्मनी में थे। और मुसोलिनी कहाँ थे? इटली में। ये सैन्य ताकत के बल पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसे दूसरे हिटलर ना पैदा हो जाएं, दूसरे मुसोलिनी ना पैदा हो जाएं यूरोप में। आज के जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है उसके प्रसार को, उसको रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना हुई। और तीसरा, यूरोप के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। एकीकरण को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य है। हाल फिलहाल ये चर्चा में क्यों थे?
क्यों रहे हैं ये क्यों रहा ये संगठन चर्चा में? 2022 में यूक्रेन ने इसकी सदस्यता के लिए अप्लाई किया, और देखिए विकसित देशों का हित, इंटरेस्ट, यूक्रेन जिसके दम पर लड़ाई कर रहे हैं, अभी तक इनको सदस्यता नहीं मिली। जैसे इन्होंने सदस्यता के लिए अप्लाई किया, 2022 से ही इन पर किसने अटैक कर दिया? रूस ने। आज तक इनको सदस्यता नहीं मिली, और जिस दिन सदस्यता मिल जाएगी वही होगा थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसका संगठन का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी विशेषताएं। 2022 में यूक्रेन सदस्यता के लिए अप्लाई किया, लेकिन सदस्य अभी तक नहीं बना है। 2023 में फिनलैंड ये सदस्य बन गया। और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप देखेंगे तो ये रसिया है, ऐसे यहीं पर नॉर्डिक कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, बिल्कुल रसिया की बाउंड्री से सटी हुई ऐसी 3 कंट्री हैं। तो फिनलैंड को सदस्यता मिल गई 2023 में, और 2024 में स्वीडन इसका सदस्य बना। फिनलैंड कौन सा मेंबर है इसका? 31, 31वां मेंबर फिनलैंड बना, और 32वां कौन बना? स्वीडन। इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए नाटो में? 32। 32 में से 30 तो हैं यूरोपीय देश, और 2 हैं नॉर्थ अमेरिका के। कौन कौन? कनाडा और यूएसए। तो ये एक 32 देशों का सैन्य गठबंधन है। कहानी समझ में आई? इसका एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा का सिद्धांत की बात करता है। सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत क्या है कि जो 32 देशों का गठबंधन है, सैन्य गठबंधन, अगर इनमें से किसी भी एक देश पर हमला होता है किसी भी वाह्य शक्ति के द्वारा, तो ये पूरे 32 के 32 देशों पर हमला माना जाएगा। ये इसका आर्टिकल 5 कहता है। मैंने क्यों कहा कि यूक्रेन जिस दिन इसकी सदस्यता ले लेगा उस दिन थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा? इसी कारण से, क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 5 यूक्रेन पर रसिया हमला कर रहा है, अगर यूक्रेन सदस्य बन गया तो इसका मतलब यूक्रेन अकेला लड़ेगा या 32 देश भी साथ में लड़ेंगे? 32 देश भी साथ में लड़ेंगे, क्योंकि ये इसका क्या है? आर्टिकल 5। जो भी इसका मेंबर बनेगा वो इसके तहत सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का के अंतर्गत आ जाएगा। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि नाटो के किसी सदस्य देश के किसी एक देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। कहानी समझ में आ गई? मजे की बात देखिए, सुपर पावर का इंटरेस्ट देखिए, वर्चस्व की होड़ देखिए कि आज तक यूक्रेन को सदस्यता नहीं मिली, और सदस्यता के उस पर ही वो तहस नहस हुए जा रहे हैं। क्रीमिया उनके हाथ से चला गया, आए दिन किसी न किसी उस पर कब्जा चल रहा है, इतनी जान माल की हानि हो रही है, इतना वो कर्ज में दबे जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि दो पहलवान के बीच में पिसे जा रहे हैं। नाटो का रसिया के इतनी पास में पहुंच जाना बाउंड्री में, वो एक क्या है, उसके वर्चस्व को, उसके शक्तिशाली होने को चुनौती दे रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रसिया पहुंच गया था 1950 के आसपास। कहाँ पर? 1950 नहीं, ये 1970 की दशक में पहुंच गया था क्यूबा में। मिसाइल जाकर तैनात कर दिया था। क्यूबा और अमेरिका की लोकेशन देखें आप, देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में, बिल्कुल पास पास, जैसे भारत श्रीलंका। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब ये है आर्टिकल 5 के तहत। इंटरेस्ट की बात जानिए। आर्टिकल 5 1949 से ये संगठन बना। आर्टिकल 5 अभी तक एक ही बार लागू हुआ, ओनली वन टाइम अप्लाइड। कब? जब अंकल सैम पर हमला हो गया 11 सितंबर, 9/11 जिसे आप कह रहे हैं, उसके बाद ये आर्टिकल 5 उन्होंने लागू किया। एक ही बार केवल इसका यूज किया गया, अभी तक इसका यूज नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन डराने के लिए आर्टिकल 5 काफ़ी है।
हमें जो जानना था वो ये जानना था कि यूरोप के 30 देश और 2 नॉर्थ अमेरिका के देश जो है वो इसके मेंबर हैं। टोटल 32 मेंबर हैं आज की डेट में। दूसरी बात, हमें ये और जानना है कि यूरोपीय यूनियन के कौन कौन से देश इसके सदस्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ देशों का नाम याद करने से अच्छा बेटर यही है कि अगर हम 30 देशों का नाम याद करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। इससे अच्छा हम ये याद करते हैं कि कौन इसका मेंबर नहीं है। तो ये लिख लीजिए, यूरोपीय यूनियन के देश जो नाटो के मेंबर नहीं हैं, नाटो के सदस्य नहीं हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इनका कहर देखिएगा, इन्होंने क्या क्या किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ये बहुत ही पावरफुल थे। ऑस्ट्रिया। फिर कौन है? आयरलैंड, साइप्रस और माल्टा। ये इतने छोटे से हैं तो ये सदस्यता क्यों लेंगे, और इनको सदस्यता देगा कौन? ये इतने छोटे हैं क्योंकि इस संगठन का भी तो अपना इंटरेस्ट होगा ना। ये उसी को सदस्यता देगा जो इसके हितों को पूरा करता हो। वहाँ पर इनकी सेनाएं रहेंगी, जरूरत पड़ने पर उनके पोर्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, उनके संसाधन इस्तेमाल किए जाएंगे सैनिकों के द्वारा। ये सब क्या है? यही तो है, अपना अपना इंटरेस्ट। तो ये 4 कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के हैं जो कि उसके सदस्य नाटो के नहीं हैं। एक मैं आपको बात बताना भूल गया, लेकिन यहीं पर लिख लीजिए, जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो क्या है, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है, इनकी उपलब्धियां जान लेते हैं, क्या क्या इन्होंने काम किए। इनकी 2 उपलब्धियां चर्चा में हैं। एक तो भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, ये ऑपरेशन सी गार्डियन, GUARDIAN, ताकि जो है एक व्यापार जो है वो समुचित चलता रहे, मालवाहक विमानों की, मालवाहक जहाज़ों की रक्षा की जा सके। इनके सैनिक भूमध्य सागर में ये ऑपरेशन चला रहे हैं। 2023 में तुर्किये में क्या आया? भूकंप आ गया, तो उसमें भी इनके सेनाओं ने मदद की। इस संगठन के जो सैन्य बल थे उसमें उन्होंने मदद की। ये इनकी थोड़ी बहुत उपलब्धियां हैं। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1949 में, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जब एक महाशक्ति ये संगठन बना रहा है, तो दूसरी महाशक्ति जो अपने को महाशक्ति कहता है वो पीछे क्यों रहेगा? तो 1955 में 7 पूर्वी यूरोप के देशों के साथ यूएसएसआर ने भी क्या बनाया? सैन्य गठबंधन। उसको क्या नाम दिया? वारसा। वारसा संधि के तहत, जैसे वाशिंगटन संधि के तहत, तो ये वारसा संधि के तहत वारसा गठबंधन बनाया। वारसा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि 1991 में क्या हो गया? विघटन हो गया यूएसएसआर का। जब सुपर पावर वो रहा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो ये संगठन रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस संगठन के कुछ देश टूट करके क्या कर लिए? नाटो ज्वाइन कर लिए। तो देख लीजिए कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस संगठन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया लेकिन नाटो की सदस्यता ले ली। तो ये संगठन लगभग खत्म है। ठीक। तो कौन कौन से देश हैं? एक तो है पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया,
लाटविया, एस्टोनिया, आप इनको देखेंगे ये रसिया के सब बगल वाले हैं। यूरोप के ईस्टर्न पार्ट के सब रसिया के बगल वाले हैं। वर्ल्ड मैप में देखिएगा ये सब क्या किए, पहले इसमें थे वारसा में, फिर क्या किए, देखे कि पूंजीवाद में ज़्यादा सुरक्षा है, ज़्यादा चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, साम्यवाद में तो सभी लोग गरीब बन जाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, इस संगठन की सदस्यता खत्म करके किसकी सदस्यता ले ली, नाटो की। ठीक, तो अब नाटो का मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई भी सैन्य संगठन नहीं है दूसरा। ठीक, कहानी समझ में आ गई। भारत नाटो का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो हमें समझना है वो ये समझना है कि इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं नाटो की। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो 2023 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इनवाइट किया रूस को कि आप यूरोप के बाकी देशों को भी क्या कर लीजिए। जब यूक्रेन वाला मामला चल रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि बाकी देशों पर भी आक्रमण कर दीजिए। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इस संगठन के तहत जो ट्रीटी है, जो इसके प्रोविजंस हैं, उसमें ये कहा गया है कि सैन्य गठबंधन इतने कंट्रीज का है तो सब कंट्रीज अपनी जीडीपी के हिसाब से क्या करेंगे, सैनिकों का भी योगदान देंगे और वित्त का भी योगदान देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो अंकल सैम हैं वो अपने को सुपर पावर लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम खर्च उन्हीं को देना पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, उस खर्च को अमेरिका पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आक्रमण कीजिए, क्योंकि जब तक इनको डर नहीं रहेगा तब तक यह इस संगठन की सदस्यता और इसके वित्त पोषण पर ध्यान नहीं देंगे। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वित्त पोषण। वित्त पोषण, चीन का बढ़ता प्रभाव, रूसी आक्रामकता। रूस इस समय आक्रामक है, बातचीत के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके अस्तित्व पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। नाटो का उसके इतने पड़ोस में पहुंच जाना ये अपने आप उसके महाशक्ति होने पर क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। ठीक, तो वित्त पोषण हो गया, चीन का बढ़ता प्रभाव हो गया, रूसी आक्रामकता हो गया। एक और चुनौतियां हैं, दक्षिणी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उभरना और उसको बहुत ही इमोशनल ढंग से व्यक्त करना। तो जब हर चीज, हर देश राष्ट्रवाद के उसमें पड़ेगा तो वैसे ही शासन हो जाएगा जैसे सैन्य राष्ट्रवाद यूरोप में हुआ, हिटलर और मुसोलिनी को जिसने जन्म दिया। तो ये भी इस चुनौतियों में सबसे बड़ा खतरा है। और लास्ट, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका पूरी तरीके से एक सुपर पावर के रूप में उभरा। तो अमेरिका की यूरोप में प्रेजेंस वो क्या कह रही है कि अमेरिका की, यूएसए की, यूरोप की सुरक्षा की गारंटी दी गई है, सुरक्षा की प्रतिबद्धता, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, वित्तीय बोझ बहुत बढ़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब नागरिक, जब सैनिक वहां पर जाएंगे जहां पर युद्ध होगा, तो अमेरिका के सैनिक मारे जाएंगे। जब जिन भी देशों के हैं, मैक्सिमम शेयर कौन दे रहा है, अमेरिका। तो जब सैनिक मारे जाएंगे तो उनके देश में भी इस संगठन के प्रति क्या होगा, विद्रोह होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये चुनौतियों में, अब लास्ट देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव हम लोगों को पहले ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अब देख लेते हैं प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक सैन्य गठबंधन बढ़ रहा है, बना है, और उसके अपोज में कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाकी जो दूसरे महाशक्ति हैं, जो अपने आप को महाशक्ति कह रही हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके प्रति वो जो है इस संगठन के प्रति क्या होगा, अविश्वास की कमी हो जाएगी। तो संबंध समुचित या प्रगाढ़ ढंग से रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। तो प्रभाव में सबसे पहला क्या है, रूस और
पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास, ये सबसे बड़ा इसका प्रभाव है। दूसरा, सैन्य गठबंधन एक तरफ बना रहे हैं, एक तरफ विसैन्यीकरण का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो विसैन्यीकरण, विसैन्यीकरण की प्रवृत्ति या उद्देश्य का ह्रास में कमी आएगी। तीसरी बात, यूरोप में जो मौजूदा विभाजन है उसको ये बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ मेंबर जो नाटो के हैं और जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, वो क्या करेंगे, उनमें आपस में अविश्वास हो रहा है, एक दूसरे को शत्रु की भावना से देख रहे हैं। अब तो ये हालत हो रही है कि यूरोपीय यूनियन का भी विघटन हो रहा है, इंग्लैंड निकल चुका है उससे, ठीक, ब्रिटेन। फोर्थ, यूरोप में सैन्यीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ये इसके प्रभाव में आएंगे। ठीक, मानव संसाधन कर ह्रास, संसाधन लोग अपने देश या नागरिकों की उन्नति के लिए ना लगा करके सैन्य उसमें ज्यादा संसाधन जा रहे हैं। ठीक, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नाटो की एक पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी, इसको बोलते हैं खुले द्वार की नीति। ये टर्म इकोनॉमिक में भी आएगा। चीन ओपन डोर पॉलिसी 1970 में लागू किया, तो वहां पर ये इकोनॉमिक के टर्म में आएगा, जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार किया कि लोग इन्वेस्टमेंट आकर के करें, और आज देखिए वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो नाटो में एक पॉलिसी काम करती है जिसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। ओपन डोर का मतलब क्या है कि यूरोप के लोगों के लिए क्या कर रही है, किसी भी सदस्य को इसकी सदस्यता ग्रहण करने का आमंत्रण दे रही है, मतलब उस पर रोक टोक नहीं है। बस होना क्या चाहिए कि वो देश इनके मतलब का होना चाहिए, इतना छोटा हो जाए जिसका कोई लैंड लॉक्ड है और इसका कोई भी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो इसकी सदस्यता लेकर करेगा क्या, और ये उसको सदस्यता देंगे क्यों? ये यूक्रेन को देने के लिए क्यों बेचैन है? फिनलैंड स्वीडन को क्यों दिए? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रसिया के बिल्कुल पास हैं। पोलैंड, लाटविया, हंगरी इनको क्यों दिए? क्योंकि वो बिल्कुल उस सुपर पावर के पास में है जो इनके अपोजिट काम कर रही है, अपोजिट विचारधारा की है। ठीक, माल्टा जैसे देश को ना तो जरूरत है ना इन्होंने दिया, ऑस्ट्रिया को ना तो जरूरत है ना इन्होंने दिया, क्योंकि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, रिसोर्सेज भी उनमें इतना ज़्यादा नहीं है। खैर रिसोर्सेज तो मतलब नहीं है क्योंकि ये एक सैन्य गठबंधन है, लेकिन फिर भी सैन्य गठबंधन में भी एक सैनिकों का भी योगदान देना है इस संगठन में, देश को जो भी सदस्यता लेंगे, और वित्त का भी, फाइनेंस का भी इनको योगदान देना है। तो ये था नाटो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कब स्थापना हुई, हाल फिलहाल कौन सदस्य बना, उनके आसपास की कंट्रीज जरा देख लीजिएगा वर्ल्ड मैप में, कोई भी करंट न्यूज़ पढ़िए जरूर उसको वर्ल्ड मैप में देखिए, ताकि वो चीज़ें स्मूथली चलती रहें। एक दिन मैप देखेंगे और एकदम शक्तिमान बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आम इंसान ही बनिए, ना तो शक्तिमान बनिए ना रजनीकांत, ठीक, क्योंकि वो सीरियल और पिक्चरों में ही हो सकता है। प्रैक्टिकल में केवल एक ही थे शक्तिमान और एक ही थे रजनीकांत, वो थे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक, वो भी ध्यान और योग की वजह से। तो जरा वो तो करना नहीं है, तो इसलिए अच्छा है कि सामान्य ह्यूमन बीइंग की तरह बने रह करके बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।